हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। जी के क्वेश्चन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। 40 क्वेश्चन करेंगे। केवल आधा घंटा की क्लास रखी है आज की मैंने। आज 40 मिनट की क्लास नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। तो जी के क्वेश्चन करते हैं। 40 क्वेश्चन से रहेंगे, जल्दी से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 8 बज गए हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द एल्प्स विद आर्मी, यानी सेना के साथ, यहाँ पर सेना आएगा, सेना के साथ आल्प्स को पार करने वाला पहला कौन रहा है? सेना के साथ आल्प्स को पार करने वाले पहले कौन रहे हैं? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द एल्प्स विद आर्मी। यहाँ पर आंसर रहेगा हैनिबल। यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? हैनिबल रहे हैं सेना के साथ आल्प्स को पार करने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है, हनीबल रहेगा यहाँ पर आंसर, हनीबल। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कॉल्ड? जो है जैसे कि एक पत्ता होता है, उसमें से कुछ जो बूंदें होती हैं पानी की, जल की वाष्प के रूप में वो बाहर निकल आती है। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर? तो जो लॉस हो जाता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कॉल्ड। तो ये ड्रॉप्स की जो है फॉर्म में जो लॉस होता है वाटर का, वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुटेशन। क्या कहते हैं? गुटेशन। हिंदी में बोलते हैं बिंदु स्राव कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव बोलते हैं इसको, गुटेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु वाज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म्ड द interim government in 1946? Who was the maid of क्या? होम मिनिस्टर किसको बनाया गया? व्हेन, जब जवाहरलाल नेहरू फॉर्म्ड इन द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 में। 1946 में होम मिनिस्टर थे हमारे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल को बनाया गया था, सरदार पटेल। ये रहेगा आंसर हमारा, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर 1946 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोज टू अंडमान आइसलैंड? तो क्या रहेगा यहाँ पर? म्यांमार जो है अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। तो क्या है? म्यांमार रहेगा इसका आंसर। विच फॉरेन कंट्री, ऐसा कौन सा फॉरेन कंट्री है इज क्लोज्ड, जो बिल्कुल नज़दीक है अंडमान जो द्वीप है उसके बिल्कुल नज़दीक है? तो ये है म्यांमार। म्यांमार अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है। ठीक है, और म्यांमार को ब्रह्मा भी बोलते हैं। म्यांमार जिसे पहले ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था, तो अभी म्यांमार नाम कर दिया है ब्रह्मा। पहले बोला जाता था म्यांमार को, पहले ब्रह्मा नाम था। तो याद रखना है कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको म्यांमार को क्या बोलते थे? पहले ब्रह्मा बोलते हैं थे। एक आकर्षक पर्यटन स्थल है यह, एक जो म्यांमार है एक आकर्षक पर्यटन स्थल है यह। बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस, थाईलैंड के साथ सीमा साझा करने वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रमुख भूमि का सबसे बड़ा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा देश है जो कि भूमि साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ, चीन के साथ, लाओस के साथ, थाईलैंड के साथ सीमा साझा करने वाले हैं ये, और बांग्लादेश के साथ। ये पूर्वी एशियाई देश का भूमि का सबसे बड़ा देश है म्यांमार। याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यांमार से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आधे घंटे की क्लास ही रखी है आज मैंने, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, तो बस आधा घंटा आप दे दीजिए इस क्लास को, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग
लिविंग संत किसको बोलते हैं, जिंदा पीर किसको बोलते हैं इन मुगल इंडिया के टाइम पर जिंदा पीर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा औरंगजेब की जो पीर हैं औरंगजेब, उनको बोलते हैं जिंदा पीर, ठीक है। लिविंग संत भी बोलते हैं इनको, लिविंग संत। तो मुगल इंडिया में जिंदा पीर किसे कहते हैं, हिंदी में ये क्वेश्चन है, मुगल इंडिया में जिंदा पीर किसे कहते हैं। तो जीवंत संत किसे कहते हैं, मुगल जो शासन था उस टाइम पे मुगल इंडिया में जिंदा पीर किसे कहते हैं, जीवंत संत किसे कहते हैं। तो ये रहेंगे औरंगजेब। वह 1658 से 1707 तक, कब 1658 से 1707 तक भारत के महान मुगल सम्राटों में से अंतिम थे। तो मुगल सम्राट थे ना, उनमें से सबसे अंतिम ये थे औरंगजेब, और इनको कहते हैं जीवित संत या बोलते हैं जिंदा पीर, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है मुगल जो सल्तनत थी उसके सबसे अंतिम सम्राट रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, कौन सी ऐसी धातु जो प्रकृति में गैर विषैले है, मतलब जिसमें कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं मिला होता, गैर विषैले हैं, ऐसी कौन सी धातुएं हैं। तो यहाँ पर 3 धातुएं हैं, लोहा, मैग्नीज और मैग्नीशियम। लोहा में जो है प्रकृति में जैसे है वैसे ही हमें प्राप्त होता है लोहा, और मैग्नीज और जो है मैग्नीशियम। लोहा, मैग्नीज और मैग्नीशियम तीनों धातुएं ऐसी हैं जो नॉन टॉक्सिक है। याद रखना है नॉन टॉक्सिक मेटल कौन से हैं, आयरन है, मैग्नीज है और मैग्नीशियम है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। which is the latest addition to the list of UNESCO World Heritage Sites in India। तो रेड फोर्ट है, ये आएगा इसमें शामिल लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में रेड फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्राय। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्राय। यहाँ पर भ्रूण की वृद्धि और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भ्रूण की वृद्धि और विकास का अध्ययन कहलाता है एम्ब्रॉयलॉजी, यानी भ्रूण विज्ञान, जिसको बोलते हैं एम्ब्रॉयलॉजी। याद रखना है आपको, एम्ब्रॉयलॉजी हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान बोलते हैं इसको, ये एम्ब्रॉयलॉजी इसको ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मिनिमम परमिशेबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन, यानी एक फैक्ट्री में काम करने के लिए कितनी मिनिमम जो है एज होनी चाहिए, मिनिमम एज पूछी गई है। इससे कम जो है एज वाले बच्चे काम नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में। तो 14 ईयर के जो हैं 14 ईयर इससे कम वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम फैक्ट्रीज में काम नहीं करने दे सकते। तो ये अधिनियम जो है एक्ट चालू किया गया 1986 में। 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। 1986 के अनुसार, कौन सी 1986, 1986 के अकॉर्डिंग 14 ईयर्स से लेस देन 14 ईयर्स जो है एज, इससे कम के बच्चे कारखानों में काम कर नहीं सकते, ठीक है। डज नॉट डू वर्क इन द फैक्ट्रीज, ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। विच माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली। गुजरात से जो दिल्ली है वहाँ तक जो माउंटेन रेंज है वह कहाँ तक फैली गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सी माउंटेन रेंज है जो फैल गई है गुजरात से दिल्ली तक, कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है, तो ये है अरावलीज है, जो पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई हैं, गुजरात से दिल्ली तक अरावली पहाड़ियाँ फैली हुई है। ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए, दोनों के लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि हिंदी वालों को भी मैं हिंदी में बता रही हूँ और इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश में लेके आई हूँ मैं क्लास को। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
इज लोकेटेड जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये रहेगा क्वेश्चन हमारा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है हमारा वियना ऑस्ट्रेलिया में। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन इज लोकेटेड। तो ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन वियना ऑस्ट्रिया, ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द बुक का नाम दे रखा है यहाँ डिप्लोमेटिक एनकाउंटर हैज बीन रिटन बाय विच ऑथर। कौन से ऑथर के द्वारा डिप्लोमेटिक एनकाउंटर लिखी गई है। डिप्लोमेटिक एनकाउंटर लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। किसके द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा डिप्लोमेटिक एनकाउंटर बुक लिखी गई है। याद रखना है, डिप्लोमेटिक एनकाउंटर बुक लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टरियल ब्लड प्रेशर कॉल्ड। तो नाड़ी और धमनी रक्तचाप के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो नाड़ी और धमनी है, पल्स और आर्टरीज हैं, आर्टरियल हैं, ये है हमारी किसका जो है अध्ययन के लिए क्या करते हैं हम, कौन सी चीज़ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आएगा। इसकी स्टडी के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर आंसर रहेगा सिफ्गमोलॉजी। ठीक है, सिफ्गमोलॉजी ये रहेगा आंसर, सिफ्गमोलॉजी। आंसर सिफ्गमोलॉजी रहेगा। ये है पल्स एंड आर्टरियल्स की जो है स्टडी के लिए यूज होता है। नाड़ी और धमनी के अध्ययन के लिए हम प्रयोग करते हैं किस चीज का, सिफ्गमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फ्लड रेंज ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज। सबसे जो पुरानी रेंज है, सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है, ओल्डेस्ट रेंज है ये द ग्रेट हिमालयाज रेंज। वृद्ध हिमालय जो सबसे पुराना है यह है वृद्ध हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं, बाह्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जिसको बोलते हैं, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ऋग्वेदास इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। ऋग्वेदास जो है 10 बुकों में डिवाइड कर दिया गया है। विच इज द ओल्डेस्ट बुक्स आर द ओल्डेस्ट। सबसे पुरानी में से ऋग्वेदा में से 10 जो बुक है उनमें से सबसे पुरानी बुक्स का नाम बताना है। ये है हमारी सेकंड और सेवंथ दोनों बुकें सबसे पुरानी ओल्डेस्ट है। ऋग्वेदास में 10 बुक्स हैं, 10 बुक्स में से ये सेकंड और सेवंथ दोनों की दोनों ओल्डेस्ट हैं। 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 40 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आज केवल आधे घंटे की क्लास रहेगी, मैं आपको बता दूं, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखें, पूरी वीडियो देखें। केवल आधा घंटा ही पढ़ेंगे आज हम, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द एलिमेंट दैट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट ओनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, विच इज द एलिमेंट दैट हैज द हाईएस्ट फर्स्ट ओनाइजेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा होता है जो हमारा इन्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है यहाँ पर एलिमेंट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, हाईएस्ट ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो नमक है, नमक सॉल्ट जिसको बोलते हैं नमक, तो सबसे ज़्यादा जो नमक की खाई है वो कहाँ पर पाई जाती है, लेक झील पाई जाती है कहाँ पर, इंडिया में ये पाई जाती है राजस्थान में। नमक सॉल्ट लेक ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द लास्ट 24th जैन तीर्थकर। तो ये कौन है, हमारे 24th जैन तीर्थकर रहे हैं महावीर। ठीक है, महावीर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन जो बुक है यह है किसने लिखी, द राइट्स ऑफ मैन, यह बुक लिखी थॉमस पेन ने। किसने, थॉमस पेन इसके राइटर हैं। द राइट ऑफ मैन के बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं वो है थॉमस पेन। ठीक है फ्रेंड्स, द राइट ऑफ मैन के जो ऑथर हैं वो हैं थॉमस पेन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द कंसीडर्ड एज द इजीली
डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन की डाइजेस्टेबल फॉर्म है, सबसे ज़्यादा इजीली जो डाइजेस्ट हो जाता है वो क्या है, वो है सोयाबीन। क्या है, सोयाबीन रहेगा इसका आंसर। सोयाबीन आंसर रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और सबसे जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है सोयाबीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच साइट वेयर अशोकन पिलर्स एग्जिस्ट हैज़ द बुल कैपिटल, तो ये रहेगा रामपुरा। कहाँ पर, रामपुरा रहेगा। इस जो है यह साइट रामपुरा साइट है। यहाँ पर रामपुरा में यहाँ पर अशोकन पिलर्स एग्जिस्ट करते हैं एज द बुल कैपिटल, ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। द बुक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स इज रिटन बाय विच पर्सन, किसके द्वारा यह जो है वर्शिपन फॉल्स गॉड, वर्शिंग मतलब पूजा पाठ करना, फॉल्स यानी झूठा, गॉड्स का, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया, यह अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया, अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया यह वर्शिप फॉल्स गॉड अरुण शौरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। केवल 40 क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल आधा घंटा की क्लास है आज की, और ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, केवल 15 मिनट में फिनिश करने वाले हैं, इस क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द रूलिंग प्लान डिजाइंड, तो व्हेन द रूलिंग प्लान डिजाइंड, कब जो है रूलिंग प्लान है कब डिज़ाइन किया गया ये बताना है हमें। तो रूलिंग प्लान डिजाइंड इन 1978 टू 1883, ठीक है, 1978 टू 1983 तक इसको डिज़ाइन किया गया। जब रोलिंग प्लान डिज़ाइन किया गया, कब, जब मतलब कब यह रोलिंग प्लान डिज़ाइन किया गया, यह किया गया 1978 टू 83 तक की अवधि के लिए इसके छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। इस टाइम पे 1978 से 83 के बीच में रोलिंग पिन डिजाइन किया गया, छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, भारत में एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, एक वैश्विक बायोडाइवर्सिटी वैश्विक हॉटस्पॉट क्या है, भारत में एक वैश्विक जैव विविधता क्या है, यह है हमारी वेस्टर्न घाट है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत में 4 विविधता वाले 4 हॉटस्पॉट हैं। कितने जैव विविधता वाले 4 हॉटस्पॉट हैं, चारों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न जो है घाट है, और हिमालय ब्रह्मा अक्षेत्र और सुंदलैंड अक्षेत्र, ये रहेगा आंसर इसका, ठीक है। पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत, ब्रह्मा क्षेत्र और सुंदलैंड, ये रहेंगे इसके 4 के 4 हॉटस्पॉट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ड्यूरिंग विच रीजन वाज कालिदास लिव्ड, जो कालिदास हैं वो किसके काल में आए थे, तो ये कालिदास थे, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सबसे महान कवि रहे हैं। तो ये रहेगा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रहे थे ये। क्वेश्चन नंबर 26, इन द ह्यूमन बॉडी काउपर्स ग्लैंड्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम, मानव शरीर में कॉपर ग्रंथि किस तंत्र के एक भाग से होती है, जो कॉपर ग्रंथि है वो किस तंत्र के एक भाग से होता है, यह होता है प्रजनन प्रणाली से, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा इसका, प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है जो है द ह्यूमन बॉडी कॉपर्स ग्लैंड्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम, मानव शरीर में कॉपर ग्रंथि किस तंत्र के एक भाग से होती है, तो प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होती है। कौन सी, कॉपर ग्रंथि प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, केवल 40 क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। विच
ट्रांजिशन मेटल इज इन ए लिक्विड स्टेट। कौन सा संक्रमण धातु तरल अवस्था में है? तो कौन सा संक्रमण धातु तरल अवस्था में है? तो यहाँ पर रहेगा यह पारा जो है ये तरल अवस्था में होता है, जिसे बोलते हैं मरकरी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरकरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट exhibits highest biodiversity? which type of forest exhibits highest biodiversity? किस प्रकार का वन उच्चतम जैव विविधता प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर रहेगा उष्णकटिबंधीय वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये रहेगा आंसर इसका। ठीक है फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय वनों में जो है विविधता प्रदर्शित करता है, जैव विविधता प्रदर्शित करता है। किस प्रकार का वन उच्चतम जैव विविधता प्रदर्शित करता है? व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एग्जिबिट्स हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच राष्ट्रकूट रूलर एस्टेब्लिश्ड ए विक्टोरिया पिलर इन रामेश्वरम? तो किस राष्ट्र शासक ने एक रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना की? तो कृष्णा तृतीय ने यह किया। तो है किस राष्ट्रकूट शासक ने एक रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना? रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? रामेश्वरम में विजय स्तंभ की स्थापना की कृष्णा तृतीय ने। विच राष्ट्रकूटा रूलर एस्टेब्लिश ए विक्ट्री पिलर इन रामेश्वरम? तो यहाँ पर कृष्णा तृतीय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, हु डायरेक्टेड द फेमस टीवी सीरियल तंदूरी नाइट्स? जो ये तंदूरी नाइट्स फेमस सीरियल रहा है, ये किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया? यह किया गया सईद जाफरी के द्वारा इसको डायरेक्टेड किया गया। ये हो गए अपने 30 क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन ही बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें फ्रेंड्स। ज़्यादा समय मैं आज आपका नहीं लूँगी, आज थोड़ा जल्दी क्लास को ख़त्म करने वाले हैं, केवल 10 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द यूनेस्को डिक्लेयर्ड 2011 एज विच इंटरनेशनल ईयर? तो यह इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री 2011 में एक जो है ईयर घोषित किया गया। तो इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री इसको घोषित किया गया 2011 में, याद रखना इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री। तो यूनेस्को ने 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? यूनेस्को ने 2011 में जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री घोषित किया गया था। यूनेस्को ने 2011 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? इन absence of ribosomes in cell which function did not takes place? तो कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होता है? तो जो कोशिका होती है उसमें जब राइबोसोम है उसकी अनुपस्थिति हो जाए तो वह कौन सा कार्य नहीं होता है? इसमें कौन सा कार्य नहीं होता है? यहाँ पर रहेगा प्रोटीन संश्लेषण, ये रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसाइज रहेगा इसका आंसर, प्रोटीन संश्लेषण आंसर रहेगा। तो इन द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन सेल विच फंक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस? कौन सा फंक्शन नहीं कार्य करता है? तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइसिस रहेगा, प्रोटीन संश्लेषण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर आर तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये दोनों जो है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित हैं? तो ये दोनों की दोनों परियोजना तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित हैं? वेयर वाज द तपोवन एंड विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में धौली गंगा नदी पर बनाई जा रही 520 वोट की क्या है? रन ऑफ रिवर परियोजना है, रन ऑफ रिवर परियोजना है। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले के
धौली गंगा नदी पर बनाई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के धौली गंगा नदी पर यह बनाई गई है। कौन सी? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डेंसिटी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ कौन रहेगा? नसीरुद्दीन मोहम्मद। हु वाज द लास्ट रूलर, सबसे आखिरी शासक कौन रहा है तुगलक जो है शासन का दिल्ली सल्तनत में? यहाँ पर रहेगा नसीरुद्दीन मोहम्मद सबसे लास्ट तुगलक वंश के संस्थापक रहे हैं। आगे चलते हैं, रूलर रहे हैं, शासक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, To whom does the Public Accounts Committee submit its report? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो to whom does the Public Accounts Committee submit its report? तो यह की जाती है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा के स्पीकर को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोकसभा में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। टू होम डज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये रहेगा आंसर 35 का। केवल अपने 5 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स प्लीज़, और वीडियो में प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। केवल आधा घंटा की हमने क्लास आज रखी थी, मैंने पहले ही बताया था। आज हम बस आधा घंटा पढ़ेंगे, 40 मिनट्स नहीं पढ़ेंगे। तो आज 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। विद विच रिवर इज द ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? तो with which river is the ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? तो यह कौन सी रिवर से ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? तो यह जुड़ी है नर्मदा नदी से। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से जुड़ी है और यह परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? यह एक बहुउद्देशीय परियोजना, बहुत सारे उद्देश्य यहाँ से पूरे होते हैं, और जो विद्युत उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश के खांडवा, खरगोन और धार जिलों में नर्मदा नदी के दोनों तटों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। विद्युत उत्पादन के साथ साथ यह क्या करती है? सिंचाई का भी काम करती है, जो कि किसके लिए? मध्य प्रदेश में जो भी है जगह खांडवा और खरगोन और धार जिलों में यह जो नर्मदा नदी है यह सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध कराती। तो बहुउद्देशीय परियोजना यह कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना इसको कह सकते हैं। और यह है नर्मदा नदी पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। कौन सी? ओंकेश्वर परियोजना, ओंकेश्वर प्रोजेक्ट जो है यह नर्मदा नदी पर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2010 एज विच इंटरनेशनल ईयर? तो कौन सा इंटरनेशनल ईयर यूनाइटेड नेशन का हम डिक्लेयर करते हैं 2010 में? 2010 में यह रहेगा हमारा रीअप्रोचमेंट ऑफ कल्चर, मेल मिलाप संस्कृति। रीअप्रोचमेंट ऑफ कल्चर यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, मेल मिलाप संस्कृति इसकी हिंदी है। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2010 एज द इंटरनेशनल ईयर, ये रहेगा आंसर। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टिश्यू टेक पार्ट इन हीलिंग द वुंड? जो घाव भरने में कौन सा उत्तक भाग होता है? तो यह घाव भरने में कौन सा उत्तक भाग लेता है? तो कौन सा उत्तक भाग लेता है घाव भरने में? ये नाम रहेंगे इनके एपिथेलियम टिश्यू जिसको बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू, और ये है हमारा ग्रैन्युअल टिश्यू, इसको बोलते हैं कणिकायन उत्तक। ठीक है, कणिकायन उत्तक और उपकला उत्तक, ये दोनों उत्तक है घाव भरने में सबसे ज़्यादा ये हेल्प करते हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन है,
रेगाटा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट इवेंट। तो जो ये रेगाटा है यह किस स्पोर्ट इवेंट से संबंधित है? तो रेगाटा याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। रेगाटा एसोसिएटेड विद, रेगाटा किस खेल से संबंधित है? रेगाटा है यह रोइंग खेल से संबंधित है। रोइंग, ठीक है, रोइंग यह ओलंपिक खेल भी होता है ये रोइंग खेल। और जो रोइंग खेल होता है वह क्या होता है ये भी बता देती हूँ। ये एक खेल है जिसमें एक नाव को उसके साथ जुड़े हुए पतवार की मदद से आगे बढ़ाया जाता है। नाव होती है एक पतली सी, उसमें जो है बैठे हुए होते हैं और जो है हम बैठ के उसको, दो चप्पू लगे होते हैं दोनों साइड में, तो उन पतवारों की हेल्प से उसको चलाते हैं। तो ये है रोइंग। तो इस तरह से इसको बोलते हैं रेगाटा खेल, रेगाटा खेल बोलते हैं। आगे चलते हैं, केवल 40 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। हुज टॉम इज बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा जो है किसका मकबरा है? तो बीवी का मकबरा है वह किसका मकबरा है? वह है औरंगजेब वाइफ है। औरंगजेब की जो वाइफ है उसको जो है बीवी का मकबरा कहते हैं। बीवी का मकबरा औरंगजेब की वाइफ के लिए बनाया गया था। जैसे ताजमहल बनाया गया था शाहजहां के द्वारा मुमताज़ के लिए, उसी तरह से इन्होंने उनकी कॉपी करके ये बीवी का मकबरा बनाया और यह औरंगजेब की वाइफ के लिए बनाया गया। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बीवी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और यह औरंगजेब की वाइफ के लिए बनाया गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का इतना कीमती समय आपने इस वीडियो को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर। और 1-3 बजे क्लास रहती है साइंस की और एक क्लास रहती है अपनी 8 से 8:40 पर। लेकिन आज हमने जल्दी से क्लास को कवर कर लिया है। मैंने बताया था आज हम थोड़ा जल्दी से क्लास कंप्लीट करेंगे, आधे घंटे में कंप्लीट करेंगे, तो आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।